बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल जी इशाल, हम ऑनलाइन कितना कुछ ऑर्डर करते हैं और हम हमेशा शिकायत करते हैं कि जी हमने तो क्या कमाल चीज़ ऑर्डर की थी और कितनी बुरी चीज़ हमें मिल गई है। लेकिन आपको पता है इसका उलट भी हो जाता है, और जब उलट हो जाए तो इंसान कितना खुश होता होगा। अच्छा, अच्छी चीज़ आ जाती है, मतलब आपने मंगवाई अच्छी नहीं है लेकिन मिल आपको अच्छी। और ये हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, अब हम आपको बताते हैं हुआ क्या। भारत में ऐसा हुआ, मुंबई का एक रिहायशी लुकेश, उसने क्या किया कि माउथ वॉश जो होता है वो ऑर्डर किया कि जी कि मुझे एक माउथ वॉश चाहिए फलां कंपनी का। अमेज़ॉन के ज़रिए उसने ऑर्डर किया कि मुझे ये आ जाए। जब ऑर्डर पहुंचा, उन्होंने ऑर्डर खोला तो वो क्या देखते हैं कि अंदर नोट 10 मोबाइल मौजूद है। ना करो यार, हाँ कैसे पॉसिबल है? मतलब माउथ वॉश की कीमत में आपको नोट 10 मिल रहा है। हाँ जी, आपको नोट 10, ये रेडमी का है जो मतलब कि भारत में असेंबल होता है, वो एक मोबाइल उनको मिल जाता है। पाकिस्तानी अगर देखें तो तकरीबन 28,000 उसकी कीमत जो है बनती है, तो वो उनको मोबाइल मिल जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि जी वो एक ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि जी ये मेरी इनवॉइस है और ये मैंने ऑर्डर किया कि मुझे एक माउथ वॉश चाहिए था और अब मुझे मिल गया है ये मोबाइल, तो मैं वापस करके माउथ वॉश ही लेना चाहता हूँ। वाओ, ये भी स्पिरिट होनी चाहिए कि मोबाइल फ़ोन आपके पास आ गया लेकिन फिर भी आप दिल गुर्दा रखते हैं और आप कहते हैं कि भाई नहीं, मैं तो माउथ वॉश ही लूँगा, मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए। अच्छा, फिर ट्रोलिंग लेवल भी तो फिर बेहतरीन है ना। मतलब ट्विटर पे अगर आप देख रहे हो तो लोग अब उनसे क्या कह रहे हैं कि जी आप ऐसा करें कि ये मोबाइल जो है हमें दे दें और किराना स्टोर से जाके माउथ वॉश खुद जाके खरीद ले। एक शख्स ने कहा कि मैं आपको 2 माउथ वॉश सेंड कर देता हूँ, भेज देता हूँ, आप ये मुझे भेज दें। तो अब उस कंपनी की जो पॉलिसी है वो ये है कि जी कि नो रिटर्न पॉलिसी। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो ख़राब है तो कंपनी जो है या इदारा जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा। वाओ, अमेजिंग। मतलब ऐसी पॉलिसी तभी होनी चाहिए जब इस तरह के काम हो कि आप मंगवाएं कुछ और आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिले। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसी भी वहीं पर होनी चाहिए कि नो रिटर्न। हम जिधर परेशान रहते हैं ना, उधर कुछ लोग वैसे अपना इस तरह का देख के कि जी कि अब हमारा फ़ायदा हो गया, खुश भी हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए बहुत ज़्यादा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, क्या उसकी रेटिंग्स हैं, पहले चेक कर लिया करें, ताकि हमें इस तरह की गलतियां जो हैं वो ना हमारे सामने और हम परेशान ना हो। खुश तो हम हो जाते हैं, लेकिन ये भी स्पिरिट बहुत अच्छा है। जिस तरह से इशाल ने कहा कि आपको अच्छी चीज़ भी मिल गई है तो आप बता रहे हैं कि नहीं भाई आप वापस लेना, ये मेरी बनती नहीं है, मैंने इसके लिए पेमेंट नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही, और ये अच्छी बात है। ये बताती है कि आपके अंदर जो है ना वो इंसानियत में हमेशा कहती हूँ वो मौजूद रहनी चाहिए कि आपने पैसे पेमेंट आपने माउथ वॉश की हुई है लेकिन आपको फ़ोन मिला जिसकी प्राइस वैल्यू जो है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई मैंने जो ऑर्डर किया था मुझे अब तुमने माउथ वॉश ऑर्डर नहीं कर देना कि शायद मुझे भी मोबाइल आ जाए। लेकिन खैर सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस की ही। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार तो जारी हैं और ईद के बाद कोरोना केसेस में मामूली सा इजाफा भी देखने में आया है। ये केसेस में इजाफा तो देखने में आ रहा है, लेकिन अगर हम शरह की बात करें तो शरह हमें कम होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही, यही वजह है मुल्क में बड़े पैमाने पर वैक्सीन के लिए भी कोशिशें तेज़ हो गई हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वायरस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। एक और अहम इशू जो वैक्सीन से ही जुड़ा है वो खदशात का है कि अवाम के जहनों में शकुक व शुबहात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, जिसके ऊपर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फैसल सुल्तान ने लोगों से गुजारिश की है कि वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। हाँ जी, उन्होंने इस तासुर को भी बिल्कुल ज़ायल कर दिया है कि साइनोफार्म वैक्सीन ख़त्म कर दी गई है, जो कि पहले लगाई जा रही थी। 2 डोजेज़ थी, 22वें रोज़ दूसरी उसकी डोज लगाई जाती थी। इस तासुर को उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में अब तक 38 लाख से ज़ायद वैक्सीन की डोजेज़ जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं और 38 लाख से ज़ायद डोजेज़ में से सिर्फ 4329 के कुछ मनफी असरात लोगों ने हमें बताया कि वो सामने आए हैं। लेकिन जब उससे मुतल्लिक टोटल देखा गया कि हुआ क्या, तो वो बिल्कुल 90% तो मामूली नौयत के थे। वो ये हो रहा था इशाल कि जी आपको इंजेक्शन लगा है तो वहाँ पर आपको जो है पेन महसूस हुई है, आपको सूजन हुई है या फिर ऐसा हुआ है कि आपको हल्का सा बुखार हुआ है। ये हम आम वैक्सीन जब बच्चों को लगवाते हैं तब हमारे जहन में आता है बच्चों को भी तो ऐसा होता है। एग्जैक्टली, हमें कहा जाता है कि आप आइस के साथ वहाँ पर जो है उसको थोड़ा हील करें, या फिर आपको कहा जाता है कि आप पेनाडोल दे दें बच्चों को। तो ये तो
नॉर्मल है, ये हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा रहा है। वैक्सीन के बायस 6 संगीन नोयत के वाक़यात सामने आए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं है। केस की अच्छी तरह से तफ्तीश की गई। संगीन जो नोयत के केसेस थे वो इत्तफाकी थे, वो उसको भी हम वैक्सीन से नहीं जोड़ सकते, उनका कोई वैक्सीन से ताल्लुक़ नहीं था। कोरोना की जो बरतानवी वैक्सीन है एस्ट्राज़ेनेका, उससे मुतालिक अफवाहों के हवाले से उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और मनफी असरात जो हैं वो बहुत ही कम हैं। और ऐसे में ये सवाल है कि अवाम को वैक्सीन लगाने की तरफ माइल कैसे किया जाए ताकि जल्द से जल्द कोरोना वबा से छुटकारा कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। साथ ही स्कूल्स के हवाले से जो बात है वो बहुत ज़्यादा हो रही है कि अब स्कूल खुलने चाहिए और फौरी जो है इम्तिहानात भी हो जाने चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं, वालिदैन भी अब इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो क्या अब जो कोरोना केसेस की शरह नीचे आ रही है उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि स्कूल जल्द ही खोल दिए जाएंगे और फिर जो तातुल है वो दोबारा से नहीं आएगा? इसी पर बात करेंगे। कोरोना एडवाइजरी की मेंबर डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में ईद के बाद कोरोना केसेस में हम देख रहे हैं कि नंबर्स की हद में देख लिया जाए तो 2600 के बाद 3200 पे आ जाना इजाफा हुआ है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि शरह कम हुई है। क्या मज़ीद हमें पाबंदियाँ जारी रखनी चाहिए और हम इस पोजीशन में स्कूल खोल सकते हैं? जी देखिए, ईद के दौरान तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, कारोबारी मराकज़ भी बंद थे, मार्केट्स बंद थी, लोगों का मेल मिलाप नहीं था, ट्रैवल के ऊपर इंटरसिटी और इंट्रासिटी भी बैन था, इस वजह केसेस में कमी आई। और दूसरा, ईद की छुट्टियों में लोग टेस्ट भी इतना नहीं करा रहे होते, हॉस्पिटल्स में भी उतना रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, इसलिए केसेस में कमी देखी गई थी। अब जबकि हम एक तो दोबारा से पोस्ट ईद फेज़ के अंदर आए हैं जिसमें मार्केट्स भी ओपन अप हुई हैं, लोगों ने अपने कारोबार को शुरू किया है, ट्रैफिक भी रवां हो गई है, तो लोगों का सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है तो ऑब्वियसली डिजीज़ की ट्रांसमिशन भी बढ़ती है। ईद के बाद लोग टेस्ट भी ज़्यादा कराते हैं, हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादा इजीली रिपोर्ट करते हैं, इस वजह से केसेस में एक थोड़ा सा नंबर इंक्रीज़ जो है वो देखने में आ सकता है। लेकिन इसका जो सही या ट्रू इम्पैक्ट जो है इस तमाम रिस्ट्रिक्शंस का जो ईद के दरमियान की गई, ये हम हफ्ते 10 दिन के बाद इवेल्यूएट करके बता सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगले NCOC के इजलास में पिछले 2 हफ्तों के डाटा को एनालाइज करके देखा जाएगा और अगर हमारे केसेस में खातिर खा कमी आई और हम सेफ जोन में हुए तो पॉजिटिविटी रेट अगर हमारा इजाज़त दिया तो फिर ही तालीमी इदारों को खोलने के मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला किया जाएगा। सो इट्स टू प्रिडिक्ट, लेट्स वेट एंड सी कि इसके मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला। अच्छा सोमिया साहिबा, पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार से क्या आप मुतमिन हैं या इसको मज़ीद बेहतर बनाने पर काम हो रहा है या किया जा सकता है? देखिए जी, वैक्सीन तो जितनी ज़्यादा और जितनी तेज़ी से करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है और बेनिफिशियल है, लेकिन इसमें जो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है। जितनी वैक्सीन पाकिस्तान को अवेलेबल होगी उतने ही लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से बहुत कोशिश की गई है कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को इन्हांस किया जाए और आपने देखा कि कुछ 100 लोगों से जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, अब उसकी फिगर्स लाखों में चली गई है। और जैसे जैसे नए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हो रही हैं, पहले आपको पता है सिर्फ साइनोफार्म थी, फिर साइनो वैक्सीन आई, फिर साइनोवैक और अब एस्ट्राज़ेनेका भी अवेलेबल है, तो वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ भी किया जा रहा है और अब 30+ लोगों की रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दी गई है। 40 से अबव तमाम लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है और 30+ लोगों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। सो इसको और भी तेज़ करने की ज़रूरत है, बट इसलिए ये लिमिटेड है हमारी वैक्सीन अवेलेबिलिटी के साथ। अच्छा डॉक्टर सोमिया, ये बताइएगा कि बात की जा रही है कि जी अमेरिका में जो वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली उनको मास्क की पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है, अब उनको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम तो ये सुन रहे हैं WHO की जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि अगर आपने ख़ुद को वैक्सीनेट करवा लिया है तब भी SOPs का आपने ख़ास ख्याल रखना है। पाकिस्तान में क्या हम ऐसा मॉडल जो है उसको फॉलो कर सकते हैं या हर्ड इम्यूनिटी का हमें इंतज़ार करना है? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। अमेरिका में जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो दूसरी टेक्निक की वैक्सीन है, वहाँ यूजुअली फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है जो मैसेंजर RNA टेक्निक की वैक्सीन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को वैक्सीनेट कर लिया गया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन आप दे सकते हैं कि वो लोग जो फुली वैक्सीनेटेड हैं और अगर जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी वैक्सीनेटेड है तो आप मास्क का इस्तेमाल ना करें। लेकिन पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। एक तो हमारे लोगों जो वैक्सीनेटेड हैं उनकी तादाद बहुत ही कम है, इसलिए हम ऐसा बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं ले सकते और फिलहाल हमें तमाम उन SOPs को फॉलो करना चाहिए जो ले डाउन की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मुसलसल अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और घर आते ही फ़ौरन हाथों को धोएं। और ये तमाम वो मेजर्स हैं जो हमें बीमारी से बचा सकते हैं, बिकॉज इन कोविड
नोबडी इज़ सेफ अंटिल एवरीबडी इज़ सेफ। तो जब तक सब लोग वैक्सीनेट नहीं जाएंगे ऐसे कोई मेजर्स मास्क उतारने के नहीं लिए जा सकते। तो अमीर साहिबा, हम देखें तो पाकिस्तान और भारत में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कोरोना पाकिस्तान में वैसे नहीं बेकाबू हुआ जैसे हमने देखा कि भारत में उसने तबाही मचाई है। इसकी वजूहात क्या समझती हैं? आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी लकी कि जो इनकी स्ट्रेटजी थी कोविड-19 को कंट्रोल करने की वो सक्सेसफुल रही। इनिशियली भी जब फर्स्ट वेव में कोविड-19 आया था तो वी वर वेरी सक्सेसफुल। अर्ली लॉकडाउन और अर्ली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमने कभी भी बेकाबू नहीं होने दिया। सेकेंड वेव में आपने देखा पिछले साल ईद पर जो हमने SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की थी उसके नतायज हमें भुगतने पड़े और सेकेंड वेव थी। और अब थर्ड वेव में भी हमारे केसेस बढ़े हैं, लेकिन हम अगर अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ नज़र दौड़ाएं जिसमें स्पेशली इंडिया शामिल है तो वहाँ आप देखें कि केसेस की तादाद लाखों में है। इसकी एक वजह तो ये है कि उनके कुछ त्यौहार ऐसे थे जिनके अंदर लाखों की तादाद में लोग शामिल थे जो बहुत क्लोज इंटरेक्शन में थे, कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा था और वो कई दिनों तक इकट्ठे रहे और वो दुनिया मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से सारे लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत देर के लिए उनका आपस में इंटरेक्शन था जिससे बीमारी एकदम बेकाबू हुई। और जब एक दफ़ा बेकाबू हो जाती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान को ज़रूर से सबक सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक अपनी स्ट्रेटजीज़ को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करके फॉलो करते रहे हैं और हमें कामयाबी हासिल रही है, लेकिन हमें फिर भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और मुसलसल SOPs पर अमल करना है ताकि खुदा हमारी हालत हमारे करीबी ममालिक की तरह की जैसी ना हो। डॉक्टर सोमिया, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और जो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमें वैक्सीनेट ख़ुद को करवाना है। आप किसी भी माहिर से बात करें तो वो यही बताते हैं कि आपको ख़ुद को वैक्सीनेट करवाना ही होगा, हमारे पास कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। अच्छा, इसीलिए सिंध हुकूमत ने एक जो है इकदाम उठाया है जिसको सराहा भी बहुत जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन की योमिया तादाद को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सिंध के अंदर देख रहे थे कि लोग उस तादाद में नहीं आ रहे थे जिस तरह पंजाब के अंदर लोग खुद को वैक्सीनेट करवाने आ रहे थे, नई हिकमत अमली तैयार कर ली है जिसके तहत ड्राइव थ्रू कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला हुआ है। जी हाँ, सूबाई हुकूमत की ड्राइव थ्रू हिकमत अमली के तहत मोबाइल वैन के जरिए मुख्तलिफ अवामी मकामात पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सनती वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अलग इंतजामात की तैयारी कर ली गई है, जबकि मुख्तलिफ जो सनती इलाकों में खसूसी वैक्सीन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। सनती एसोसिएशंस के दफातर में भी वैक्सीन सेंटर्स कायम किए जाएंगे जिनकी थ्रू जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा लोगों को। ये CBU हो गया, शॉपिंग प्लाजा हो गया, जामियात हो गए, वहाँ पर वैक्सीनेशन जो है उसका अमल जारी किया जाएगा। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं नाज़रीन। बड़ा ही अहम टॉपिक है तनख्वाहों में इजाफे के लिए 3 बरस के इंतजार के बाद हड़ताली सरकारी मुलाजमीन और वफाकी हुकूमत के दरमियान फरवरी में जो कामयाब मुज़ाकरात हुए थे और जो फार्मूला तय पाया था वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के मुताबिक उसे आइंदा वफाकी बजट में शामिल किया जा रहा है। अच्छा, इस ज़मन में अबूरी रिलीफ की मद में 15 से 20% कहा जा रहा है कि इजाफे के साथ साथ जो पेंशन के लिए बुनियादी तनख्वाह को 25 साल की मुद्दत तक मुंजमद किए जाने का जायज़ा भी लिया जा रहा है, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी साख की हामिल जो निजी कंपनी है उसकी खिदमात भी हासिल की गई हैं, जिससे पेंशन कमीशन में कायम करदा झेली जो ग्रुप्स हैं उनकी सिफारिशात की रोशनी में तरीक़ाकार वज़ा करने में मदद भी मिलेगी। यही नहीं, कमीशन कलील, दरमियानी और तवील मुद्दती प्लान भी तजवीज़ के लिए ज़ेर गौर है, इसकी भी तजावीज़ दी गई हैं। अब देखें, ये बड़ी खुशाइंद बात है वैसे तो कि जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको काफ़ी इससे रिलीफ मिलेगा। इसी पर हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं मेंबर एक एडवाइजरी काउंसिल आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वर्क का, वेलकम टू शो। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के हवाले से आइंदा बजट में हुकूमत क्या खुशखबरी सुना रही है, क्या रिलीफ मिल रही है सरकारी मुलाजमीन को? जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि पिछले 3 सालों से चूँकि एक तो मिनिमम वेज जो है उसमें इजाफा नहीं हुआ था, इसके अलावा तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं हुआ था, तो अगर हम पिछले 2 सालों के फैक्टर्स देखें, एक तो इन्फ्लेशन जो है वो बड़ी है, दूसरा कोविड की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद जो है उसमें एक नुमाया कमी आई है। पिछला साल जो था वो थोड़ा सा इसलिए वियर्ड था कि उसमें सारे जो रिसोर्सेज थे उनको डाइवर्ट करना था हमें राइटली
हुकूमत को कोविड से मुकाबले के लिए जो वेंटिलेटर्स की प्रोक्योरमेंट थी, जो आपके इक्विपमेंट्स चाहिए थे, मेडिसिन चाहिए थी, टेस्टिंग किट्स चाहिए थी, और उसमें जो IMF ने $1.4 बिलियन दिए तो उस पर कोविड के मुकाबले के लिए वो मशरूत थे कि सिर्फ सोशल सेफ्टी नेट्स और कोविड पे खर्चे जाएंगे, और उसमें से भी तकरीबन $1.1 बिलियन जो है वो एहसास प्रोग्राम के जरिए जो 15 मिलियन घरानों में 12,000 रुपये फीकस के हिसाब से दिए गए थे वहाँ पे स्पेंड कर दिए गए। तो कोशिश की गई थी कि जो लोअर इनकम अर्नर हैं उनके मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो इस दफ़ा हुकूमत जो है उन्होंने थोड़ा सा नेगोशिएट किया IMF के साथ कि ये नागुज़ीर हो चुका है तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन्स में इजाफा, ताकि लोग एक तो इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सके और दूसरा कोविड की वजह से जो कुव्वत खरीद में कमी आई है उसके कंपनसेट किया जा सके। तो अब देखते हैं कि बजट की आमद है, और बजट में जो एक फार्मूला मेरा ख्याल है कि उसमें होगा वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, यानी वो लोग जो कि ग्रेड 20 या उससे ऊपर हैं, उनकी तनख्वाहों में निस्बतन कम इजाफा होगा, जो लोअर स्केल्स हैं उनमें ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि अगर अक्रॉस द बोर्ड सबको 15 या 20% इजाफा दिया जाए तो वो एक अनोमली क्रिएट हो जाएगी। जो ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं उनका इजाफा बहुत ज़्यादा होगा, जो कम है उनको बड़ा कम उससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये अक्रॉस द बोर्ड इजाफा नहीं है, बल्कि इसको प्रोग्रेसिव किया जा रहा है लोगों की। ठीक है, यानी कि सुलैरी साहब आप ये कह रहे हैं कि जी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस की जो एडजस्टमेंट है, जो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट है, साथ परचेजिंग पावर का जो मामला है, इन सारों को देखते हुए ये फैसला किया गया। IMF ने हमें इजाज़त दे दी है, ये हम समझ लें आप? जी, काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है ये तय पा चुकी हैं। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि पेंशन का बोझ सरकारी ख़जाने पर बहुत ज़्यादा है। अक्सर इसकी खबरें आती हैं कि हुकूमत का बहुत ज़्यादा जो है बजट उसके अंदर एलोकेट हो जाता है, तो उसके लिए क्या मतलब के तजावीज़ सामने आ रही हैं? क्या हम जिस तरह से निजी इदारों के अंदर होता है पेंशन को भी परफॉर्मेंस के साथ नत्थी कर सकते हैं? ये जो 25 साल वाला फार्मूला है सर्विस का, वो क्या है? देखिए, जो एक हिस्टोरिक मिस्टेक पाकिस्तान में की गई वो ये है कि दो चीज़ें हैं पूरी दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। एक तो जो पेंशन फंड्स होते हैं उनको किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं जब वो 25-30 साल 40 साल की नौकरी के बाद जब वो फारिग होते हैं तो उनको पैसे उनके साथ साथ इन्वेस्ट हो रहे हो और उनको उसका कोई प्रॉफिट जो है उसके साथ वो लमसम पैसे मिले। तो एक तो हमारे यहाँ इस तरह की कोई स्कीम नहीं थी, पेंशन फंड्स को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया जाता था। दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का भी अब काफ़ी सारा रवाज जो है वो आ चुका है कि एम्प्लॉयज़ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ जो है वो एम्प्लॉयर करते हैं और उसको मिला के इन्वेस्ट कर दिया जाता है और एंड पे वो एक सिग्निफिकेंट रकम जो है वो बन जाती है। अब मैं सिर्फ नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि 2030 में यानी कि आज से 9 साल के बाद पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा खर्च होगा वो पेंशन्स की अदायगी होगा, पेज एंड पेंशन। तो अभी तो हम ये कहते हैं ना कि हम कर्जे लेते हैं, कर्जे उतारने के लिए किसी ज़माने में हम कहते थे कि जी डिफेंस सबसे बड़ा वो है, वो अखराजात का मद है। ये 9 साल के बाद पेंशन सबसे बड़ी अखराजात की मद होगी। तो इसमें रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जा रही है और रिफॉर्म्स इस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है कि जो नए न्यू एंट्रेंट्स हैं उनको कुछ नई स्कीम्स में लाया जाए, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में अब आना है, पिछले 2-3 सालों से आए हैं, और जो सीनियर स्टाफर्स हैं उनको पुराने सिस्टम में ही रखा जाए ताकि उनको इसका कम से कम इम्पैक्ट हो। तो ये देखना है कि पे एंड पेंशन कमीशन जो नरगिस सेठी साहबा की क़यादत में बना है उसकी रिकमेंडेशंस को किस तरीके से आगे अनफोल्ड किया जाता है। लेकिन ये चीज़ इस वक्त अंडर डिस्कशन है, अंडर सीरियस डिस्कशन है कि इसको जो है पॉजिटिवली रिफॉर्म किया जाए ताकि जब लोग अपनी पूरी जवानी और पूरी उम्र सरकार को देने के बाद घर जाएं तो उनको एक रीजनेबल जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें। सिर्फ यही नहीं कि पेंशन ऐसी हो जो कि रुपये की वैल्यू कम होने से उसकी परचेजिंग पावर जो है रोड हो चुकी हो, उसको कहीं पे बुनियादी जो तनख्वाह है उसको 25 साल की मुद्दत तक मुंजमद किए जाने का जायज़ा भी लिया जा रहा है, जिसके लिए एक बैनुल-अक़वामी साख की हामिल निजी कंपनी की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। ऐसा करने से हुकूमत को क्या फ़ायदा हासिल होगा? देखिए, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं जिन पे कि इस वक्त काम किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि जो बेसिक सैलरी है क्या उसको मुंजमद किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, अगर वो किया जाता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। पेंशन जो है अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, अगर पेंशन को कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो मुख्तलिफ सिनेरियो बिल्ड किए जा रहे हैं ताकि जो भी फैसला किया जाए वो एक वेल कैलकुलेटेड और वेल रिसर्च आर्गूमेंट पे हो
ये ना हो कि ऐसा लगे कि जी जल्दबाजी में कोई फैसला हो गया और उसके बाद कल को उसके नेगेटिव नताज भुगतना पड़े। तो ये रिसर्च चल रही है, अब देखते हैं कि क्या रिकमेंडेशन सामने आती है उससे। ठीक है सुलैरी साहब, आप लोगों ने अब आउट ऑफ बॉक्स जो है सॉल्यूशंस देने हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आप लोगों को ये कह दिया हुआ है, तो अब जो आप 2030 वाली बात बता रहे थे कि बड़ी ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें पेंशन की मद में जो सबसे ज़्यादा हमारा बजट जो है एलोकेट हो रहा होगा, तो उसके लिए आपने कुछ तजावीज़ तो हमें बताई हैं, लेकिन क्या जो हम देखेंगे प्रेशर ग्रुप्स भी सामने नहीं आएंगे? हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया जाएगा, हुकूमत की जानिब से फैसला किया जाना कितना मुश्किल होगा किसी भी तजवीज़ के ऊपर? देखिए, प्रेशर ग्रुप जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ होती हैं, ये कहा जा सकता है कि अच्छी से अच्छी पॉलिसी में भी कुछ लोग जो है उनको नुकसान होता है और बुरी सी बुरी पॉलिसी से भी कुछ लोग जो है फ़ायदा उठा लेते हैं। तो लेकिन हुकूमत का जो काम होता है वो ये देखना होता है कि जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी भलाई के लिए क्या चीज़ है। तो अगर 100% सबको खुश रखने की कोशिश की जाए तो वो तो ज़ाहिर पॉसिबल नहीं है किसी भी पब्लिक पॉलिसी में। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होंगे ज़ाहिर है उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा और उनको कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे जो हुकूमत जो है उसको सेटल कर रही होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसा फार्मूला है जो कि 100% सबको खुश रख सके। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कि लाजमी जिनके मफादात पे कोई इज्जत पड़ रही होगी। ठीक होगा। सुलैरी साहब, बजट आ रहा है, अब हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में क्या तजावीज़ हैं आपके पास कि अवाम दोस्त बजट लाया जा सके? देखिए, पहली तजवीज़ जो है वो तो यही है जो इस ग्रुप की तरफ से दी जा रही है कि इस पे अवाम पे टैक्सेस का बोझ जो है वो कम से कम डाला जाए। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको कम से कम इस पे हर्ट किया जाए, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। वो लोग जिनकी आमदनी इतनी है कि उनको टैक्स देना चाहिए और वो नहीं दे रहे या आमदनी से कम दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जाए। दूसरा जो है वो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में इस वक्त काफ़ी बात हो रही है कि जो एहसास प्रोग्राम का जिस तरीके से पहला राउंड था, इसी तरीके से एहसास 2 जिसमें अगेन को 15-16 मिलियन फैमिलीज़ को टारगेटेड बेनिफिट जो हैं वो दिए जा सके, उनके घरों में पैसे जो है वो पहुंचाए जा सके कोविड की थर्ड वेव के तनाज़ुर में। और तीसरा, इस वक्त जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है वो 2-3 सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर जो है, ये कहा जाता था कि शायद 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो ज़राअत और ज़राअत के शोबे से, लाइफ स्टॉक से बिल्कुल वो बरीजुमा होगी। तो चूँकि हमने देखा कि ज़्यादा इनफॉर्मल जो जॉब्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में हैं, कोविड में जो सबसे कम इम्पैक्ट हुआ सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो एग्रीकल्चर है। तो वफाकी हुकूमत इस वक्त एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, बड़े तारीखी किस्म के पैकेज उसमें लेके आ रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, लो कास्ट हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन, उस पर हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस है। अगेन कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इनफॉर्मल लेबर आपकी काम करती है, इनफॉर्मल इकॉनमी है। तो ये जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं, जो इनफॉर्मल लेबर है, इसकी प्रोटेक्शन की कोशिश की जा रही है। तीसरा जो बड़ा इसमें एस्पेक्ट है वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं। हमने जो पहली फेज से लेसन लर्न किया वो ये किया कि जो बहुत सी स्कीम्स थी कोविड की पहली फेज में, वो शायद बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े जो कारोबारी हजरात थे उनको उसने ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। जो छोटे कारोबारी हजरात थे, जो छोटे जो बिजनेसेस थे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं थे, रजिस्टर्ड नहीं थे, उस तरीके से उन तक नहीं पहुंचा जा सका या उस तरीके से उनको फ़ायदा नहीं पहुंच सका मुख्तलिफ स्कीम से। तो उनके लिए कुछ जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जा रही है कि खुदा न खास्ता अगर कोई कोविड की वेव जो है वो ज़्यादा संगीन होती है तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ओवरऑल एक बैलेंस्ड बजट, पॉजिटिव बजट जो है वो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव बजट आप देख रहे हैं, बैलेंस्ड बजट देख रहे हैं, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह से आप बात कर रहे थे। अच्छा इशाल, आज वज़ीर आज़म जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान वो अहम मुलाकातें और मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी करना चाह रहे हैं। जी हाँ, प्लान के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान महमद डैम का दौरा भी करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान मज़दूरों के लिए रियायती कीमत पर फ्लैट्स के मनसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही कहा जा रहा है कि 26 लाख के ये फ्लैट्स हैं जो 23 लाख में मिलेंगे, सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफज़ई के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक रेगिल अल्मा में 2000 से ज़ायद फ्लैट्स में मज़दूरों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं और तमाम बुनियादी सहूलियात जैसे कि पानी है, बिजली है, उधर पार्क्स हो, मस्जिद की फराहमी हो, इस मनसूबे में शामिल की गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और 4 दीवारी सड़कें, 4 ट्यूबवेल हैं, पार्क है, पानी की फराहमी है, 5 ओवरहेड टैंक है, नकासी आब का सिस्टम है, फिर बिजली और सुई गैस की फराहमी है। ये तमाम सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं और ये 3 साल जिन मजदूरों ने सनत में काम किया है, ये फ्लैट्स
उनको दिए जा रहे हैं। हाँ जी, वो उसके अहल होंगे। मतलब अहलियत की बात कर ली जाए तो जिन्होंने सनती मजदूर जो हैं, जिन्होंने सनत में 3 साल काम किया है, वो लोग इसके अहल होंगे। और फ्लैट्स मजदूरों में मेरिट पर तकसीम होंगे और उन्हें मालिकाना हुकूक भी दिए जाएंगे। मालिकाना हुकूक उन्हीं के होंगे जो उसमें रिहाइश पजीर होंगे। आज के दौरे के हवाले से अहम दौरा है, बात कर लेंगे तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश साहब हमारे साथ हैं। कामरान बंगश साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वज़ीर आज़म साहब, आज खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन से मंसूबों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं? सर, कितना अहम है आज का दौरा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक रोज़ा दौरे पर खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनमें एक उनका विज़िट जो है वो शेड्यूल में मोमन डैम का प्रोग्रेस जो है वो जानना है। उसके ऊपर कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या स्पेस जा रही है इस प्रोजेक्ट की। जो कंसर्न्ड ऑफिशल्स हैं वापडा के और जो बाकी मुताल्लिका इदारे हैं डैम्स के हवाले से, वो उनको ब्रीफ़ करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या अपडेट हैं। उसके अलावा मोमन के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब पेशावर आएंगे। पेशावर में शाही बाला के मुकाम पर जो मज़दूर तबका है, लेबर है, उनके लिए सस्ते हाउसिंग यूनिट्स का इफ्तिताह करेंगे वज़ीर आज़म साहब, जो तकरीबन 2056 फ्लैट्स हैं। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के विज़न के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ करवाया काम। इसको वज़ीर आज़म साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। बहुत ज़्यादा जो लेबर तबका है, जो मज़दूर तबका है, उनमें बहुत ज़्यादा खुशी की एक लहर दौड़ चुकी है। इसके बाद वज़ीर आज़म साहब अपना विज़न बताएंगे कि वो बाकी सूबे में कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को स्केल अप करेंगे, और जो हमारे बाकी लेबर के हवाले से या जो सस्ते हाउसिंग यूनिट्स हैं जो वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था इलेक्शन से पहले, जो उनके विज़न का एक हिस्सा है, उसके बारे में बताएंगे कि पूरे सूबे में उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो ये दो बड़े इनिशिएटिव्स हैं जिनके लिए वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाएंगे। फिर उधर ही रेगी मॉडल टाउन, जहाँ पे ये हाउसिंग यूनिट्स हैं, उधर ही एक स्कूल है, उसका इफ्तिताह भी करेंगे। ओवरऑल स्कूल का इफ्तिताह करने का मकसद जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब की तालीम दोस्ती, उसके विज़न के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नए स्कूलों की तामीर, नए यूनिवर्सिटीज़ की तालीम, कॉलेजेस की तामीर के ऊपर जो है बड़ा दिन रात काम कर रही है। तो ओवरऑल वज़ीर आज़म साहब का जो है ये विज़िट कंक्लूड कर जाएगा इन 3 बड़े इनिशिएटिव्स के बाद। अच्छा बंगश साहब, क्राइटेरिया क्या होगा मज़दूरों को फ्लैट्स देने के लिए, और कौन कौन सी सहूलियात हैं जो मज़दूर हासिल कर पाएंगे? जी, मज़दूरों को ये फ़्लैट्स बहुत ज़्यादा आसान इक़सात पे मिला करेंगी। उनका जो थ्रेशोल्ड है, जो कि ओवरऑल जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से है कि 40,000 रुपये से उनका इनकम जो है वो कम हो, उसके लिए लेबर मिनिस्ट्री के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा की है उनके साथ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वो लाजमी है। यानी 40,000 रुपये से माहाना इनकम, उसके बाद जो है लेबर मिनिस्ट्री के साथ वो लेबर रजिस्टर हो। फिर वो अप्लाई करेंगे। इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 26 लाख रुपए एक फ़्लैट की कीमत होगी। इसमें तमाम सहूलियात मुयसर होंगी, जिसमें गैस, बिजली, पानी, जो बच्चों के लिए खेलने कूदने की जगह हैं, पार्क्स हैं, ये पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होगा, जो कि कल वज़ीर आज़म साहब, तो सारी सहूलियात जो है इस पे अवेलेबल होंगी इन फ्लैट्स में। और ये एक रोल मॉडल के तौर पर, जैसे अभी आपने देख लिया कि रिसेंटली हमने जलोज़ई हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, वैसे ही इस्लामाबाद में कुछ हाउसिंग यूनिट्स के, पंजाब में भी। तो ये ओवरऑल उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया था कि हम लोगों को सस्ते मकानात देंगे, सस्ते हाउसिंग यूनिट्स देंगे, और इससे जो है अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेशन मिलेगी ताकि बड़ी तादाद में हाउसिंग यूनिट्स बन। संगीत साहब, ये बताइएगा मज़ीद किन शहरों में ये फ्लैट्स जो हैं वो दिए जाएंगे गवर्नमेंट की जानिब से, और वक्त पर तकमील के लिए हुकूमत कितनी पुरज़्म है? खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े शहर हैं, जिनमें पेशावर, नौशहरा में ये फ़र्स्ट फ़ेज़ में कंप्लीट हो चुके हैं, जलोज़ई में और पेशावर में, वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ख़ुद तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बन रही है हाउसिंग डिपार्टमेंट के तहत या लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत, उसमें एक मैंडेटरी
प्रोविज़न यही रखी गई है कि सस्ते मकानात मिला करेंगे। उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने खुसूसी हिदायत दी हैं कि कच्ची आबादियों को जो बेघर लोग हैं उनके लिए भी रेगुलराइजेशन का यानी उनको मालिकाना हुकूक दे दिए जाएं। तो वो एक प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द पेशावर में आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी बहुत से लोगों को मालिकाना हुकूक मिलेंगे जो बेघर लोग हैं, जो होमलेस लोग हैं। तो ये पूरे सूबे में ये प्रोजेक्ट स्केल अप करेगा। फर्स्ट फेज़ में जैसे मैंने अभी कहा पायलट फेज़ में पेशावर और नौशहरा में ये हो चुका है। इसके बाद पूरे सूबे में सदरन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बड़े यूनिट्स का इफ्तिताह होने जा रहा है, चित्राल में, हज़ारा में। तो ये सारा जो है उसी तरफ हम गामजन हैं, जिसके बारे में अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, बहुत ड्रामे किए उन्होंने, लेकिन जो ये सामने आ रही हैं चीज़ें, आपने पंजाब में देख लिया बहुत बड़ी तादाद में ये हाउसिंग यूनिट्स बन रहे हैं, तो यकीनन आवाम को फ़ायदा पहुंच रहा है, गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, और लोग इस मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा। अच्छा बंगिश साहब, रिहायशी मंसूबों के हवाले से हम बात करें तो बहुत ज़्यादा घपले देखने में आते हैं। इन मंसूबों को शफाफ बनाने के लिए हुकूमत की इस बार हिकमत अमली क्या है? देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले बहुत बड़ा स्टेप उठाया। हमने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है हमारा, लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनके लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हमने उसको रेगुलेट किया। हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए सबसे बुनियादी शर्त जो है वो, जो कि वज़ीर आज़म साहब भी बार बार कहते हैं, ग्लोबली भी ये एक फिनोमिना है कि एग्रीकल्चरल लैंड ना हो। तो ये सबसे बड़ी एक शर्त उसमें रख दी गई है कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ना हो। जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, उनके मालिकान के ऊपर पर्चे कटे, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में आई। वो बहुत बड़ा माफिया था एक। उसके अलावा जो है ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके लिए एक हद मुकर्रर हुई, उनमें पब्लिक सेफ्टी जो है उसको मद्देनज़र रखा गया कि लोगों की इन्वेस्टमेंट्स उसमें ना डूबे। तो ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 फिर 2019 अमेंडमेंट में हमने 2020 में लोकल गवर्नमेंट अमेंडेड एक्ट 2020 में हमने पूरा एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर दिया, जिससे ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेशन मिलेगी बल्कि लोगों को एफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी। तो ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इक़दामात उठाए हैं। इसके अलावा हमने हाई राइज़ की जो है वो मंजूरी दे दी है कि लोग अब जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे पहले ये था कि ग्राउंड +7 स्टोरीज़, अब जो है लोग जा सकते हैं 40-50 स्टोरीज़ बिल्डिंग तक, ताकि हमारी वर्टिकल बिल्डिंग्स बने। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत हैं कि वर्टिकल बिल्डिंग्स बने। वज़ीर आला साहब ने खुसूसी तौर पर, चूँकि मैं उस वक्त लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पोर्टफोलियो को देख रहा था, तो हमने हाई राइज़ जो है वो अप्रूव कर दिए हैं। बहुत मेगा इन्वेस्टमेंट, 30 अरब रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ पेशावर में आ गई है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट भी कर रही है। साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी इस्तिताअत में नहीं है घर लेना, उनके लिए आसान शराइत, आसान अक़सात के ऊपर जो है ये मिला करेंगी। और ये एक ऐसे फार्मूला बनाया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, कि जो एक 2 से 3 कमरे का घर है वो जितने किराए पे मिलता है, उन्हीं किराए के मुताबिक जो है वो किस्त दिया करेंगे, यानी 14 से 15 हज़ार रुपये किस्त दिया करेंगे लोग। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे जो निचला तबका उठेगा। तो ये खैबर पख्तूनख्वा ने इक़दामात किए हैं। जी, कामरान बंगिश साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, हमें बता रहे थे आज जो अहम दौरा वज़ीर आज़म साहब करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का, और जिन मंसूबों का जो है वहाँ पर इफ्तिताह किया जाएगा वो भी आपने बताया है। खैर, हम ब्रेक लेंगे, यहाँ पर ब्रेक के बाद फिर आएँगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
विशाल, हम बात कर रहे थे सिंध हुकूमत ने जो एक डिसीजन लिया है उसकी कोरोना वैक्सीनेशन की योमिया तादाद बढ़ाने के लिए जो हिकमत अमली है, उस हवाले से हम आपको बता रहे थे कि ड्राइव थ्रू कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया। बिल्कुल ऐसे ही है। सूबाई हुकूमत की ड्राइव थ्रू जो हिकमत अमली है उसके तहत मोबाइल वैन के जरिए मुख्तलिफ अवामी जो मकामात हैं वहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सनती वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो अलग से कायम किए जाएंगे, सनती इलाकों में ये सेंटर्स कायम किए जाएंगे और सनती एसोसिएशंस के दफातर में भी वैक्सीन सेंटर्स कायम कर दिए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात कर लेंगे क्या फ़ैसला किया गया है, किससे कोशिश की जाएगी, क्योंकि सिंध के अंदर जो ट्रेंड था वो हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन वहाँ पर नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या फ़ैसले ले रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सिंध के किन किन अजला में शुरू होने जा रही है, क्या प्लान है आप लोगों के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये हमने एक आइडिया फ्लोट किया था पिछले दिनों ईद से पहले कि हम जो है वो कुछ इस किस्म की फैसिलिटी जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसमें हम लोगों के लिए ये आसान हो ताकि हम जो वैक्सीन ड्राइव है उसको हर सतह पर और हर जगह पर हम लेके जाएं ताकि लोग जो है वो उसको नंबर एक जो हेजिटेंसी है वो भी ख़त्म हो, नंबर दो जो है वो आसानी भी पैदा हो, और नंबर तीन जो थोड़ा बहुत हमें डर या खौफ किसी वजह से वैक्सीन सेंटर पे लोगों को आने का होता है कि जी चांसेस हैं कि जी वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई जो है वो इन्फेक्टेड ना हो जाए या किस इस तरह से। तो हम चाह रहे थे कि दुनिया के जो एग्रेसिव जहाँ वैक्सीनेशन दुनिया के ममालिक में भी है वहाँ पर ड्राइव थ्रू का एक मैकेनिज्म उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा। तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम जो है वो CU की साइड पर कुछ इस किस्म का मैकेनिज्म डेवलप करें कि जहाँ पर हम लोगों को ये फैसिलिटी कराची के अंदर प्रोवाइड कर सकें। और जिस तरह से आपको याद होगा कि हमने ड्राइव थ्रू टेस्टिंग सर्विस भी जो है वो मुतारिफ कराई थी कराची के अंदर क्लिफ्टन के एरिया में। तो उसी तरह से हम चाह रहे थे कि हम एक ड्राइव थ्रू वैक्सीन फैसिलिटी जो है कराची में इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर हम उसको रेप्लिकेट करें सिंध के बाकी शहरों में। ठीक है। तो ये एक अभी इसको ये आइडिया हमारी कोशिश है, अब इसको जो है वो कुछ दिनों के अंदर इसको उसकी जो लवाजमात हैं हम वो पूरी चेक कर रहे हैं। उसमें जो रजिस्ट्रेशन का अमल है या फिर आपका उसके बाद जो वैक्सीन लगने के बाद जो किस तरह से हम उसको जो रिएक्शनरी पार्ट होता है उसको हम किस तरह से एड्रेस करेंगे। ये 2-4 चीज़ें हैं जिसको हम थोड़ा सा केयरफुली देख रहे हैं। उसके बाद हम इस पे जो है ना वो कराची के लोगों को शुरुआती तौर पर उनके बाकी बड़े शहरों में बाद अच्छा, में सोमर साहब ये भी बताइएगा, कहा जा रहा था कि 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दी जाएगी। सिंध हुकूमत इस हवाले से कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या इंतजाम कर लिए गए हैं और वैक्सीनेशन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए सर, हमारे पास कैपेसिटी का आपने खुद देखा होगा, कराची में हमारा एक बहुत बड़ा एक सेंटर है, एक्सपो सेंटर, जिसमें हम इस वक्त हमारी कैपेसिटी है कि हम अगर लोग उस पर आए 24 आवर्स में तो हम 25 से 30 हज़ार लोगों को आज भी वैक्सीन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास उसके साथ साथ दूसरी फैसिलिटी भी है जो हम उसी तरह से अगर हम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरी हमारे पास एक्सपो में ही इतनी गुंजाइश है कि हम और भी जो है वो 1 लाख लोगों तक हम जो है वो वैक्सीन लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें वो वैक्सीन भी अवेलेबल हो। और नंबर दूसरा कि लोग उसके लिए जो है वो पूरी तरीके से लोग आएँ भी सही। दूसरी बात, हमने जो दूसरे इक़दाम किए हैं, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं या लोग कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स भी कुछ इस तरह से हैं, हमने उनको जो है वो वैक्सीन सेंटर डिक्लेयर किया है। वहाँ पर भी हमने जो है वो अपनी टीमें भेजी हैं। फिर हमने जो है फेडरेशन के ऑफिस से बात की, जो कराची चैम्बर के से हमने बात की। फिर जो आपकी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती हैं, हमने वहाँ तक अप्रोच किया है। और आपको मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे एक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वैक्सीन सेंटर आज से स्टार्ट भी हो गया है। इंशाल्लाह कराची चैम्बर में भी शुरू होने जा रहा है आज या कल के अंदर। तो ये 2-3 ऐसी जगह फिर हमने इंडस्ट्री जो है वो उनके मालिकान से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने
एम्प्लॉइज़ को, जो लेबर है आपके पास, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको आप ये मैंडेटरी करें कि वो वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को, ताकि मैक्सिमम रीच होगी तो हम जो है वो मैक्सिमम रीच होने से हम उस लेवल तक जाएंगे कि जहाँ पर हम हार्ड इम्यूनिटी जिसकी दुनिया बात करती है, तो हम उस तरह और ताकि हम इस पेंडेमिक से छुटकारा पा सकें। ठीक है कासिम सुमरो साहब, हमें ये भी बताइएगा कि हम बात भी कर रहे थे कि सिंध के अंदर हमने देखा कि लोग ज़्यादा तादाद में नहीं आ रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए, तो अब आपने मोबाइल वैक्सीनेशन का जो फ़ैसला किया है उनके इलाकों के हवाले से भी आप हमें ज़रा बता दें एक दफ़ा फिर से, और ये भी बता दीजिए कि आगाही के लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं, हुकूमत क्या करने जा रही है कि सिंध में भी बड़ी तादाद में लोग आएँ जो ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सकें। देखें, आवाम की आगाही के लिए आपके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हमारी लीडरशिप, फिर हमारे वज़ीर आला साहब, फिर हमारी जो बाकी वज़रा या हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा इन पर्टिकुलर, वो हम सब लोग जो हैं वो लोगों को इस बात के लिए मुतवज्जह कर रहे हैं कि आप आएँ, वैक्सीनेट करवाएं। हमें अगर नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए, हमें नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना है, तो हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हल एक ही है कि हम वॉलंटियर, हम जो दूसरा हल ये है कि हम वॉलंटियरली जो है वो मास्किंग को आम करें, अपने आप अपने डिसिप्लिन का हिस्सा बनाएं, अपनी ड्रेस कोड का हिस्सा बनाएं। दूसरा ये है कि हम किसी तरीके से क्राउड से बचते रहें और हैंड शेकिंग या उससे हम अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए जब तक हम इस पेंडेमिक में हैं। फिर तीसरा ये है कि हम प्रॉपरली जो हाइजीन कंडीशन उसको मेंटेन करें। अब ये वॉलंटियरली लोग नहीं कर रहे, तो उसके साथ साथ जो है वो फिर आपने खुद देखा कि रमज़ान शरीफ के आखिरी दिनों में लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा, पाकिस्तान लेवल पे लॉकडाउन करना पड़ा। फिर ये देखें मुश्किलातें बढ़ती रहेंगी। अगर हम अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, हम जो है वो ये उसके साथ साथ ये चीज़ें भी करनी पड़ेंगी कुछ वक्त के लिए, जब तक है हम 70-80% ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं करते। और नंबर दूसरी बात, मैं अपने जो पढ़े लिखे दोस्त हैं कराची में, ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो अपने आप को इस तरफ माइल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा जो क्लास है वो अपने आप को इस तरफ एक्टिवेट नहीं कर रहा। हमने इसीलिए जो है वो हम रीच आउट करके जो है वो ये इंडस्ट्रियल एरियाज में गए, हम ट्रेड एसोसिएशन के साथ एंगेजमेंट में हैं, हम इस तरह से मीडिया पर्सन के साथ उनके लिए भी हम फैसिलिटेशन की हम जो है वो एक कोशिश शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हम चाह रहे हैं कि फिर हमने जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें हेल्थ वर्कर्स के अलावा जो पुलिस है, हमारा जो रेवेन्यू का स्टाफ है, हमारी रेंजर्स है, तो वो जितने अफसरान या यहाँ पर जितने लोग फ्रंट लाइन में काम करते हैं, हम उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। फिर हमने जेल में जो है वो जो जेल में कैदी हैं उन सबको वैक्सीनेट किया है। अच्छा, तो हम हर तबका, हर क्लास, आपने खुद देखा हमारा आर्ट्स काउंसिल में जो हमारी आर्ट फ्रेटर्निटी है, उसको हमने एक्सक्लूसिव सेंटर जो है वो बना के दिया है ताकि उनकी भी वैक्सीनेशन हो सके। We are trying to reach at every level. अच्छा सोमरू साहब, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनके जहनों में अबहाम पैदा हुए हैं अफवाहों की वजह से कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, तो आप उन लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ राग़िब करने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं, क्या हुकूमत की पॉलिसी है? देखिए, इसमें आप हमारी मदद करें आप हम हुकूमत के तौर पर तो हमारा जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हम वो दे सकते हैं। और इस वक्त दुनिया में ये आपको खुद को पता है कि ये हमारी अनफॉर्चुनेट है। हमने पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो इसको फ्लू करार दिया। फिर आपने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो उनके उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी यही कहा कि जस्ट अ फ्लू पास बाय, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसको किसी किस्म की जो है ना वो इसको कंटेजियस वायरस को लेना चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस, वेरी डेडली, और ये बहुत नुकसान कर सकता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये जिस किस्म की, अब देखें इस वक्त आपके पास वैक्सीन के अलावा और कोई हल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। 2 के वैक्सीन आपको किसी किस्म के इन्फेक्टेड होने से रोक तो नहीं सकती, लेकिन आपकी जो सेहत है उसको ख़राब होने से रोकती है। तो इस वक्त अगर या कुछ लोग ऐसे हैं कि जी अमेरिका या दुनिया के किसी और मुल्क में
जो है वो फलां वैक्सीन लग रही है वो जब तक पाकिस्तान नहीं आती, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो भी वैक्सीन अवेलेबल है इनकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी है, इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनको वैक्सीनेट किया गया था, वो सारे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, वो ICUs में HDUs में काम कर रहे हैं, वो इन्फेक्ट भी हुए हैं, उनकी नंबर भी हमें पता है कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। और तो ये वैक्सीन आपको बचाती है, वैक्सीन सेव लाइव्स। तो आप जो है वो जो हमें इस किस्म की नेगेशन या नेगेटिव, बिल्कुल हमें ये वैक्सीन लाजमी लगवानी है। कासिम सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और देखो इंशाअल्लाह हम जिससे भी बात करते हैं, जो शख्स भी इस बात का इदराक रखता है कि ये कितना ख़तरनाक वायरस है और इसका हमारे पास हल क्या है, हर शख्स यही कह रहा है कि आप ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। तमाम गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं, और इस वक्त हम गवर्नमेंट्स पे तनकीद करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि जो हम लोग हैं, हम कोशिश करें कि अगर आपने खुद को वैक्सीनेट करवा लिया तो दूसरे को मोटिवेट करें कि भाई तुम्हें वैक्सीन जाके लगवानी चाहिए। देखो मैंने वैक्सीन लगवाई थी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, और ऐसे कई लोगों को हम तो ज़ाती तौर पर जानते हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेट करवाया, हमने घरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीनेट करवाया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है कि हम खुद को वैक्सीनेट करवाएं अगर हम उस एज ब्रैकेट के अंदर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम लोग बार बार यही बात करते हैं कि आप लोगों को वैक्सीनेशन से किसी किस्म के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो नहीं होने चाहिए। तमाम वैक्सीन जो वो सेफ़ हैं। जिस तरह से कासिम सोमरू साहब भी कह रहे थे कि लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क में ये वैक्सीन लग रही है तो वो पाकिस्तान में आएगी तो ही हम लगवाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपने दिमागों में क्लियर कर लें, जो वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद हैं तमाम वैक्सीन सेफ हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमने देखा कि जब भारत के अंदर कुछ मामला आया ना इशाल सामने कि वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बातें हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, तो फैसल ईदी जो है वो सामने आए थे। और अभी हम देख रहे हैं कि फैसल ईदी साहब ने एक और ऐलान किया है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के ये साहबजादे हैं और ईदी फाउंडेशन के इस वक्त चेयरमैन हैं। 7 मई से जो फ़लस्तीन में जारी इसराइली हमले हैं और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, उसके तनाजुर में फ़लस्तीन में इमदादी टीम भेजने का इन्होंने फ़ैसला किया, और इसी हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त भी दी है कि वीज़ा दिया जाए। इस हवाले से फैसल ईदी ने पाकिस्तान में वाक़ फ़लस्तीनी सिफारतखाने को ख़त लिखा है और इमदादी टीम भेजने की पेशकश करते हुए वीज़ा जारी करने की उन्होंने दरख्वास्त की है। ख़त के मुताबिक फ़लस्तीनी सफ़ीर को इरसाल किए गए ख़त में उनका कहना था कि इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा था अब्दुल सत्तार ईदी साहब का, उसी मिशन को जारी रखते हुए हम मुश्किल के इस वक्त में फ़लस्तीन के साथ खड़े होना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, वहाँ पर हम जाना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि क्या मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से इस वक्त फ़लस्तीन में, तो ऐसी आवाज़ें सामने आना और ऐसा जज्बा मेरा ख्याल है कि तमाम मुस्लिम उम्मा का है, पाकिस्तानियों का है। और जिस तरह से बात हो रही है इसके ऊपर, हम फैसल ईदी साहब से बात करते हैं कि उन्होंने ये जो ख़त लिखा है ख़ास की है, उस हवाले से कोई जवाब भी उनको आया नहीं आया, और ईदी फाउंडेशन किस तरीके से इस मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीनियों की मदद कर सकती है। फैसल ईदी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ईदी फाउंडेशन, पहले हमें ये बता दीजिएगा इस मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीनियों की किस तरह मदद कर सकती है, क्या प्लान बनाया आपने? जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ है इसके वीज़ा के लिए, और आज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमें आज जो है वो डॉक्यूमेंटेशन, बल्कि कल तक हमें डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी और हम फिर कल या परसों ही रवाना हो जाएंगे। और वहाँ से इनको जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं, उनको लाइफ सेविंग मेडिसिन की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, पेन किलर्स की ज़रूरत है, तो वो हम मिस्र से जो है वो इनको सप्लाई। ठीक हो गया। ये भी बताइएगा कि फ़लस्तीनी सफ़ीर को लिखे गए ख़त का आपको जवाब जो है वो मौसूल हो गया है, क्या कहा गया है? जी, उन्होंने वीज़ा के लिए हमें लेटर लिखा था और पासपोर्ट्स उन्होंने सबमिट कर लिए हैं, और वो हमें काफ़ी मदद कर रहे हैं, और मिस्र के वीज़ा के लिए भी वही खुद कोशिश कर रहे हैं, और हमें जो है वो उम्मीद है कि कल तक सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी और हम कल ही। फैसल ईदी साहब, ये भी बताइएगा, मतलब कि मुल्की सतह पर जो मामलात होते हैं वो और होते हैं, लेकिन आलमी सतह पर कुछ मामलात और होते हैं, उनको उधर काम कुछ और तरीके से करना होता है। तो ईदी फाउंडेशन इससे पहले आलमी सतह पर क्या क्या खिदमात अंजाम दे चुकी है, क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, ईदी फाउंडेशन ने जहाँ अब तक मेरे जहन में जो चीज़ें आएंगी, मैं 7-8 चीज़ें आपको गिनवा दूँ। 2011 में जो हिज़्बुल्लाह की और इज़राइल की जो लड़ाई हुई थी लबनान में, तो भी ईदी साहब वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने उनकी मदद की थी। कैटरीना जो सैलाब आया था अमेरिका में, उसमें की थी। 9/11 में जो बिल्डिंग गिरी थी, उसमें ईदी साहब ने जो है वो $1 लाख की मदद की थी उस ज़माने में। और इसके अलावा हैती में जो ज़लज़ला आया उसमें मदद की हमने, सूडान में मदद की, इथियोपिया में मदद की है हमने। जो है वो अभी नेपाल में ज़लज़ला आया था, नेपाल में मैं ख़ुद गया हुआ था 2 साल पहले,
3 साल पहले, तो उस सिलसिले में भी जो है वो हमने वहाँ पे काम किया है। बहुत सारे इंटरनेशनल जो डिज़ास्टर्स हैं, अभी कोरोना आया तो कोरोना में हमने बरतानिया में जो है वो जो तबाही मची थी उसमें हमने मदद की इनको। इसके अलावा इटली में हमने मदद की, ईरान में हमने मदद की, और इस तरह की एक तवील फहरिस्त है यदि फाउंडेशन की बैनुल अक़वामी जो डिज़ास्टर्स होते हैं या किसी भी मुल्क में ज़लज़ले या इस तरह की तबाही आती है तो हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि हमारा प्रेजेंस हो, या हम वहाँ के किसी मकामी NGO या बाज़ औक़ात जो है वो रेड क्रिया वहाँ की जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ मिलकर। अच्छा फैसल ईदी साहब, इससे कबल भी आपने जैसे जिक्र किया कि ईदी फाउंडेशन दीगर ममालिक के लिए अपनी खदमात सर अंजाम देती रही, क्या इस बार फ़लस्तीन में अपनी टीम भेजने के हवाले से आपकी हुकूमत से बातचीत हुई है? हुकूमत पाकिस्तान से अभी तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती है। तो इस दफ़ा भी हमें उम्मीद है कि मिस्र में जो पाकिस्तानी सफारतकार हैं वो हमें काफ़ी असिस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे याद है 2011 में मैं ईदी साहब के साथ गया था जब गज़ा में उस वक्त भी जो है वो लड़ाई चल रही थी, तो ईदी साहब की काफ़ी मदद की थी अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी ने में जो है, और इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद है कि वो बहुत काफ़ी जो है वो हमें समझेंगे, गाइड करेंगे, और उनकी गाइडेंस से हमारा काम जो है वो बहुत ठीक है। फैसल ईदी साहब, एक चीज़ जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, लोग सवाल कर रहे हैं कि वॉर एरिया है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बमबारी हो रही है, खुदा न खास्ता हालात बहुत मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं। अब कोशिश तो बहुत की जा रही है कि किसी तरह से जंग बंदी हो वहाँ पर, तो ये बता दीजिएगा कि आप वहाँ पर टीम को लेके जा रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर किस तरीके से मैनेज करेंगे वहाँ पर? हाँ, हो तो सकती है, लेकिन जो है वो हॉस्पिटल्स पे जो है वो अभी तक मुमकिन है कि वो सेफ़ होंगे, और हॉस्पिटल्स पे क्योंकि हमारा आना जाना ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में और ये हेल्थ के जो सेक्टर्स हैं उन पे होगा। अगर अल्लाह मालिक है, अगर जो है वो अगर हॉस्पिटल पे वो हमला करेंगे तो फिर दूसरे भी जो लोग वहाँ पे ज़ख्मी होंगे, डॉक्टर्स होंगे, तो उनके साथ अगर कुछ होता है तो देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। फैसल ईदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा जज्बा है आपका, और ये फ़ैसला करना कि वह उस इलाके में हम जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम लोगों की मदद करेंगे, ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है, और जो पूरी टीम इनके साथ जाने को तैयार है उनके हौसलों को सलाम पेश करना चाहिए। हम दुआ गो हैं कि जब ये लोग जाएँ तो अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, और वहाँ पर जितने इस वक्त मुसलमान मौजूद हैं उन तमाम की हिफाजत फरमाए, और ये जंग बंदी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। हम कुछ मौसम की बात करते हैं हमजा। मौसम जो है वो वैसे तो बड़ा ही गर्म है। देखा वो किस तरीके से, आप देखें वीडियोस जो सामने कराची के लोग को उधर उन्होंने बाहर निकल के खुद देखा, एक ऐसे वो था, और फिर थे लोग कुछ जो हमने देखा कि लोग जाम बहक भी हुए हैं, इतना वो तूफान था। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से शायद क्या कहा गया था कि कुछ नहीं होने जा रहा, ऐसा कुछ बेहतर होगा, और हवाएं जो हैं वो तो चलने की जो हमने देखी कल सूरत हाल वो थी। गुज़श्ता रोज़ जो है वो कुछ इलाकों में शदीद गर्मी का राज भी रहा, फिर अचानक जो काली घटाएं छाईं, तेज़ हवाएं शुरू हो गईं, बादल छाए, फिर गर्द आलूद जो हवाएं थीं, जो गुबार था, तूफ़ान था, और उसके बाद बारिश के सबब होने वाले जो हादसात थे उनमें आपने सुना होगा कि कमसिन बच्ची और फिर खातून समेत जो 5 अफराद थे वो इसमें जाँ बहक भी हो गए हैं। हाँ जी, ऐसे ही। और तेज़ आंधी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों, मतलब सुरजानी टाउन हो गया, मुलीर हो गया, सदर हो गया, आया चुंदरीगढ़ रोड हो गई, नॉर्थ नाजिमाबाद और कैंट स्टेशन पर कहीं बूंदाबांदी हुई, कहीं हल्की बारिश हुई। आंधी और बारिश के साथ ही कराची के कई इलाकों में हमने देखा, जो हमेशा ऐसा होता है, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी के बायस थंडर सेल्स जो हैं वो बने हैं, शुमाल मशरक़ से हवाएं चल रही हैं, और शहर के शुमाली हिस्से जो हैं वहाँ पर बादल बन रहे हैं। आने वाले दिनों में भी बलाई खैबर पख्तूनख्वा या बलाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तेज़ हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ जो है वो बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बताइएगा, कराची का मौसम तो कोई उसका एतबार ही नहीं रहा, मतलब आइंदा चंद दिनों में मौसम कैसा रहेगा? महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मौसम ठीक रहेगा, ये प्रिडिक्टेड नहीं था। जी देखिए, जो बात कही जा रही थी वो बेसिकली साइक्लोन के बारे में कही जा रही थी कि उसकी डायरेक्शन हमारे एरिया से हट कर दूर हो गई है, इंडियन राजस्थान, और पहले गुजरात और फिर राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है वो। तो एक्चुअली जब साइक्लोन क्रॉस कर जाता है, उसने परसों रात को गुजरात कोस्ट को क्रॉस कर लिया था रात 11 बजे के आसपास। तो अमूमन ये होता है कि जब लैंड पे सिस्टम चला जाता है तो फिर वो तेज़ी से वीक होना शुरू हो जाता है और फिर आगे तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। तो हमारी इनिशियल असेसमेंट ये थी कि ये लैंड पे एक दफ़ा चला गया तो वीक भी हो जाएगा और तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा।
लेकिन हुआ ये कि वो वीक नहीं हुआ। कल तक वो कल शाम तक साइक्लोनिक जो स्टेज होती है उसी में था, यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म था कल तक। रात में जाके वो डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। एक तो उसका असर था और दूसरा ये कि उसी के इन्फ्लुएंस में या उसी के इम्पैक्ट के तौर पे कराची में 3-4 दिन से बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही थी। तो उस गर्मी की वजह से हीटिंग बहुत ज़्यादा थी। अब कल कुछ मॉइस्चर मिला उसको, तो वो बिल्डअप होके डस्ट स्टॉर्म हुआ शाम में और लाइट रेन हुई कहीं। अच्छा सरदार साहब, इस साल कराची में गर्मी की शिद्दत जो है वो रूटीन के मुताबिक रहेगी, और मानसून की बारिशों के हवाले से क्या कहेंगे? क्या ज़्यादा होंगी या फिर नॉर्मल रहेंगी? देखिए, मानसून की बारिशों के बारे में तो अभी कबल वक्त है काफ़ी कहना। हमारी जो PMD की फोरकास्ट होती है वो मई के आखिरी दिनों में या जून के पहले हफ्ते में हम अमूमन तैयार किया करते हैं, तो तभी उस पर कुछ बात हो सकेगी। अलबत्ता जो एक रीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम है सेस्को ऑफ साउथ एशियन ममालिक का, उसका हम भी हिस्सा हैं, तो उनकी तरफ से एक फोरकास्ट इशू हुई थी। उस मीटिंग में हम लोग भी शरीक थे। तो उसमें इनिशियल फोरकास्ट, प्रिलिमिनरी फोरकास्ट या इनिशियल फोरकास्ट आप कह लें यही है कि बशमूल कराची, पूरे सिंध में और फिर पाकिस्तान के भी बेशतर हिस्सों में एवरेज जो बारिश होती है मानसून पूरे सीज़न की, उससे ज़्यादा बारिश मुतवक्की है। जी ठीक है। सरफराज साहब, ये भी हमें बताइएगा, इसको हम सिर्फ साइक्लोन के साथ नथी कर दें या फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा सोचना होगा? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो खैर ऐसा फैक्टर है कि जिसको आप कहीं भी एसोसिएट कर सकते हैं। वो तो ज़रूर है कि इतनी इंटेंसिटी का साइक्लोन बना और ख़ासकर लैंड के ऊपर इतनी देर तक इतनी इंटेंसिटी के साथ वो एज ए साइक्लोन ही रहा, ये ज़रूर एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। तो ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें बहुत अनसर्टन हो गई हैं। अब जो फिक्स्ड वेदर पैटर्न्स होते थे या तयशुदा एक चीज़ें होती थी वो शैटर हो गई हैं अपनी जगह से। ठीक है। मुल्क के मुख्तलिफ सरदार साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो हमने कल गर्दो गुबार का एक तूफ़ान देखा या फिर जो सूरत हाल हमने कल देखी, वो कितने रोज़ तक मज़ीद जारी रह सकती है? देखिए, डस्ट स्टॉर्म बहुत आर्जी सा फिनोमेना होता है, वो विद इन हाफ एन आवर ख़त्म हो जाता है। कल भी ऐसे हुआ, आधे घंटे में वो ख़त्म हो गया डस्ट स्टॉर्म आके। लेकिन बुनियादी उसकी वजह हीटिंग होती है, एक्सेसिव हीटिंग जो पड़ रही थी, जो हो रही थी पिछले 3-4 दिन से। तो चूँकि अभी तक ये सिस्टम हमारे ईस्ट की तरफ राजस्थान पे मौजूद है, साउथ राजस्थान और एडजॉइनिंग जो गुजरात है उसके ऊपर मौजूद है अभी तक, तो उसकी एक्सटेंशन या उसकी जो एलांगेशन है वो हमारे ईस्टर्न सिंध तक आ रही है। और कराची का वेदर आज भी गर्मी है, गर्म और मरतूब मौसम है, तो रूल आउट नहीं कर सकते आइसोलेटेड सा इक्का दुक्का किसी जगह में, ख़ासकर कराची के शुमाली और शुमाल मशरकी जो एरियाज़ हैं उन इलाकों में हो सकता है फिर आंधी वांधी चल जाए और कुछ उस तरह। ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे से आप बात कर रहे थे कराची के मौसम के बारे में, खुसूसी तौर पर आप बता रहे थे जो कल सूरत हाल पैदा हुई थी, प्रेडिक्टेड नहीं थी, लेकिन उनका ये बताना है कि उसी साइक्लोन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 के बेस कैंप पर तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस का आगाज़ कर दिया। हाँ जी, K2 बेस कैंप पर वाक़े जो इलाका है कंकोडिया, वहाँ पर 4G बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो है वो नस्ब कर दिया गया और इस स्टेशन की तनसीब के बाद मुल्क की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस की फराहमी जो है वो भी शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, और इंटरनेट की तनसीब से कोपेमाओं और ट्रैकिंग ग्रुपों को अपने प्यारों के साथ राबते में रहने के अलावा हंगामी जो सूरत हाल हैं उनमें भी मदद मिलेगी। जैसे कि सतपारा जो है उनको खो जाने का जो वो दुख तो है, नहीं जा सकता, लेकिन अगर वहाँ पर इंटरनेट सहूलत होती तो मेरे ख्याल में हम जल्दी से ट्रैक कर पाते उन्हें। और इसी पर बात करेंगे कि क्या फ़ायदा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सियाहत बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक बड़ी कामयाबी है K2 बेस कैंप पर इंटरनेट की तनसीब से कोपेमाओं और ट्रैकिंग ग्रुप्स जो हैं उनको अपने प्यारों के साथ राब्ते में रहने में, और अलावा हम हंगामी सूरत हाल की बात करें, कितनी मदद जो है वो फराहम होगी? जी साम, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, SCO जिस हिसाब से काम कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एक इक़दाम उठाया, क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि K2 बेस कैंप, क्योंकि हम बहुत हमारे
इंटरनेशनल क्लाइंबर्स की भी डिमांड थी और हमारे जो जितने भी लोकल्स हमारे जितने भी पोर्टर्स वगैरह या जो कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे, सिर्फ K2 बेस कैंप ही नहीं बल्कि हम चाह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, नंगे पर्वत हो गया, मतलब ग्योसाई प्लेन या खंजराब टॉप तक भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। इस वक्त एसईओ की स्ट्रगल और मेहनत की वजह से एक अच्छा कम्युनिकेशन जो मिल रहा है लोगों को, काबिल तारीफ है एसईओ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटीज, जो भी सहूलियात जो जदीद दौर के मुताबिक चाहिए वो गिलगित बल्तिस्तान में मिल जाए। जी ठीक हो गया। नासिर अली खान साहब, कितना मुश्किल था ये वहाँ तक इंटरनेट सर्विस को पहुँचाना और वहाँ तक ये सहूलियात फ्राहम करना? जी बहुत ही काफ़ी कठिन मरहला था ये, क्योंकि देखें सिर्फ बेस कैंप तक ही नहीं बल्कि आने जाने के लिए 2 दिन लगता है। ट्रेक करते हुए लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। जो बॉर्डर जो हमारे यहाँ से जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात थे, तो इन्होंने बड़ा एक अच्छा एक कदम हमने उठाया और गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान सूबाई हुकूमत और एसईओ के ताउन से, और ये सिर्फ K2 बेस कैंप तक ही नहीं बल्कि ये जो मेहनत हम कर रहे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, जितने भी मकामात हैं, K2 के अलावा नंगे पर्वत है, रकापोशी है, उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना इंशाल्लाह जल्द इंटरनेट और जदीद सहूलियात। ठीक है रजा साहब, ये बताइएगा कि इंटरनेट की तो बात हो गई है, मतलब कि सयाहत के हवाले से देखा जाए तो इंटरनेशनली आप क्या देख रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है? चलें कोविड के फैक्टर को निकालते हुए लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आना चाह रहे हैं और उसके लिए हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है, किस तरह से सयाहों को फैसिलिटेट किया जाए? जी देखें, अनफॉर्चुनेटली इस कोविड की वजह से एक जो मसला पेश आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के उसमें मैदान में, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो ऑन अराइवल वीज़ा हम उनको मतलब प्रोवाइड किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी इनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स हम कायम कर रहे हैं यहाँ पे, उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल डोमेस्टिक एयरलाइंस जो परवाजें अभी इस वक्त लाहौर और कराची से शुरू की हुई है, तो हम कोशिश करें कि इंटरनेशनल भी फ्लाइट स्कर्दू के अंदर दी जाए। तो उसके लिए इंशाल्लाह एयरपोर्ट बड़ा अच्छा स्कर्दू का बन रहा है। इस वक्त हम एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए लिखा हुआ है, जो ही एयरपोर्ट अपग्रेड होता है इंशाल्लाह ऑल वेदर्स फ्लाइट्स के लिए जो है ना पॉसिबिलिटी है स्कर्दू के अंदर। नासिर अली खान साहब, हम देखते हैं जब सयाहत के लिए हम लोग जाते हैं खुद भी मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर मोबाइल की सर्विस भी अवेलेबल नहीं होती है। क्या उस हवाले से भी काम किया जा रहा है कि लोगों को कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से राबता करने में आसानी हो सके? जी बिल्कुल हम कर रहे हैं। हमने 4G के जितने भी पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, जितने भी मोबाइल कंपनीज हैं, हमने उनको इनवाइट की है कि वो आए और गिलगित बल्तिस्तान में अपने 4G के सर्विसेज यहाँ पे लोगों को दें, ताकि बेहतर जो है ना कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है गिलगित बल्तिस्तान बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त और इस वक्त की ज़रूरत है कि हम जो कम्युनिकेशन के जो गैप है उसको ख़त्म किया जाए। जो हमारे सीएम साहब का भी यही विजन है और हम सब भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम जितने भी पाकिस्तान के अंदर 4G कंपनीज हैं उनको हमने इन्वाइट की है कि वो आएँ और गिलगित बल्तिस्तान में 4G शुरू किया जाए। इंशाल्लाह वो 1-2 महीने के अंदर इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है रजा नासिर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे, ये एक अच्छी खबर है और अच्छी बात है कि वहाँ पर जो है 4G जो है टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। अब लोगों के लिए वहाँ पर इंटरनेट जो है, जो सयाह वहाँ पर जा रहे होंगे उनके लिए, जो वहाँ पर तोपैमा जा रहे होंगे उनको इससे फ़ायदा होगा। फिर जिस तरह से ऑन अराइवल वीज़ा की उन्होंने बात की है, कोशिश की जा रही है और एयरपोर्ट की बात हो रही है, यकीनन सयाहत जो है वो मईशत की मजबूती में बहुत किरदार अदा करेगी, अहम किरदार अदा करेगा। अब बात कर लेते हैं कि अभी तो काम का वक्त है ना, तो काम करते वक्त इस पे सोचना चाहिए। तो हम कितने घंटे करना चाहिए ये बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काश ये आपके हाथ में हो कि आपने कितने घंटे काम करना है। काम के जो तवील औकात हैं, इससे सालाना बुनियादों पर हज़ारों इंसान मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये बात आलमी इदारा सेहत ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में बताई है और WHO के मुताबिक इक्तसादी अदम इत्मीनान है, उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है काम करना पड़ रहा होता है। और कई लोग ऐसे हैं जो तवील औकात तक काम करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, और हम देख रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल के बाद ये काम ज़्यादा जो है ख़राब हुआ, लोग बेरोज़गार हुए।
और ऐसा ये रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक काम ज़्यादा करने के औकात की वजह से इंसानों की मुख्तलिफ जो हैं वो बीमारियाँ उनमें मुब्तला हो जाते हैं। वो इसमें आर्ज़ाए कल्ब है, ख़ास तौर पर यह अहम है कि दिल के अमराज जो हैं वो लग जाते हैं। फिर सन 2016 में काम के तवील औकात की वजह से दुनिया भर में 7,45,000 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि काम के औकात कार कितने होने चाहिए, ये इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इनमें ज़्यादातर जो अफराद हैं उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक और स्ट्रोक को करार दिया गया। ये इजाफा सन 2000 के मुकाबले में 30% ज़्यादा है। 2000 से 2016 तक हमने देखा। अब बात हुई कि 55 घंटे एक हफ्ते के अंदर या उससे ज़ायद काम करना जो है, जो लोग ज़ायद काम करते हैं उनके अंदर ये ख़तरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो कहा गया है कि जो बेहतर है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर आपको 35 से 40 घंटे काम करना चाहिए, इससे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो हद रखी गई है वो 55 घंटे रखी बिल्कुल ऐसा ही। और हम सब भी देखें तो हम लोग काम में इतने मगन हो जाते हैं कि टाइम का एहसास नहीं हो पाता, लेकिन ये हम सब के लिए कितना ही नुकसानदेह है ये हमें देखना होगा कि हमें मैक्सिमम हमारा दिमाग है, दिमाग को जब तक हम रिलैक्स नहीं करेंगे हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो दिमाग थक जाएगा और फिर वो अपनी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दे पाएगा। मुसलसल जब आप उसी एक अंदर रहेंगे, करते चलेंगे उस चीज़ को रिपीट करते चलेंगे, चलें एक हफ्ते आपने ऐसा कर लिया, 2 हफ्ते ऐसा कर लिया तो शायद उसका इतना असर नहीं होगा, लेकिन जब मुस्तकिल बुनियादों पर आप ये कर रहे होंगे तो क्या असरात हो सकते हैं, दिल की बीमारियां क्यों बढ़ सकती हैं, हार्ट अटैक्स क्यों हो सकते हैं, आपको फॉलिज का अटैक कैसे हो सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। माहिर अमराज डॉक्टर असद अकबर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये जो काम के औकात हैं, हम इसकी बात करते हैं कि जी कि इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात होते हैं अगर 55 घंटों से बढ़ जाए। WHO हमें इस हवाले से जो है बता रही है, क्या हमें वाकई सोचना चाहिए कि हम कितना काम कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट टॉपिक पे आपने मुझे ऑनलाइन लिया है। तो एक 2-3 चीज़ें जो मैं स्टडी के बारे में पहले आपको क्लियर कर दूं, देन वील डिस्कस द रिजल्ट। पहली बात तो ये कि ये स्टडीज़ नई नहीं है, ये स्टडीज़ हैं जो 2000 से लेकर 2019 अगस्त तक पब्लिश्ड पहले ही हैं। WHO ने सिर्फ इनके एक मेटा एनालिसिस जिनको कहते हैं कि वो इन सारी स्टडीज़ को कंबाइन करके इनके कुछ रिजल्ट्स निकाले जाते हैं ऑथेंटिकेट करके, उनको मेटा एनालिसिस कहते हैं। तो स्ट्रोक के ऊपर तकरीबन 22 स्टडीज़ हुई हैं इस टाइम में, और हार्ट के इसकी इंक्रीज इन हार्ट अटैक्स के इंसिडेंस पे अराउंड 37 स्टडीज हैं जो उन्होंने पूल इन की हैं। तो ये 2 डिफरेंट पेपर्स छपे हैं विच वर फर्स्ट पब्लिश्ड बाय न्यूयॉर्क टाइम्स एंड देन एवरीबडी एल्स चिप्ड इन। तो एक तो ये इन स्टडीज में मेनली जो डेटा है वो अमेरिकाज का, यानी नॉर्थ अमेरिका और कनाडा, यूरोप का है, और साउथ पैसिफिक जिसमें ये वेस्टर्न पैसिफिक जिसमें ये जापान वगैरह है। जो इन्होंने रिजल्ट्स दिए उन्होंने जो कंपैरिजन था मेनली वो इन चीज़ों के दरमियान किया गया कि जो लोग 40 घंटे या उससे कम काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है यूरोप वगैरह में 5 डेज अ वीक ही काम होता है और उधर 9 to 5 काम होता है जो कि 8 आवर्स है, विच कम्स टू अबाउट 40 आवर्स। तो उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक तो 40 आवर्स को स्टैंडर्ड रखा है, फिर वो लोग जो 41 से 48 आवर्स काम करते हैं, फिर 48 से 55 एंड देन मोर देन 55। और फिर उन्होंने जो एनालिसिस किया दोनों मेटा एनालिसिस में उन्होंने ये बताया कि जी जो 41 से 55 ईयर्स तक 55 आवर्स अ वीक का जो डेटा है वो उन्होंने उसको मुस्तनिद नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ये ग्रे जोन में आता है, तो उन्होंने उस पर कमेंट नहीं किया। तो सेफली और ऑथेंटिकली 55 आवर्स एंड अबव जो लोग काम करते हैं उन्होंने उनके डेटा को इन सारी स्टडीज में, जो कि 2 साल से लेकर 20 साल तक लोगों को फॉलो करती हैं, उन्होंने इनको ऑथेंटिक करार दिया और ये पब्लिश किया। तो इनके मुताबिक जो आप जिस तरह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि 2000 के मुकाबले में ईयर 2016 में हार्ट अटैक्स की वजह से अमवात 42% बढ़ी हैं और स्ट्रोक्स की वजह से अमवात 19% बढ़ी हैं। ये उन्होंने किया। और लास्टली अगर आप मुझे 1 मिनट दें, उन्होंने इसको फिर फर्दर डिवाइड किया कि ये सिर्फ वर्क आवर्स की वजह से नहीं है। जब आपके वर्क आवर्स बढ़ते हैं तो वो चीज़ों पे इंसानी बॉडी के असर आते हैं। एक हमारे बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेवियर चेंज का क्या मतलब है? एक तो हमें स्लीप कम मिलती है, ऑब्वियसली अगर आप काम ज़्यादा कर रहे हैं तो सोने का टाइम और आराम का टाइम खुद ही कम हो गया। दूसरी चीज जो, और हमें पता है कि हमारे मसल्स और सारी बॉडी रिकवर करती है ड्यूरिंग स्लीप, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का रिकवरी टाइम कम हो गया। दूसरी चीज कि जो हम ये देखते हैं कि जो लोग ज्यादा देर काम करते हैं या रात को लेट नाइट काम कर रहे हैं, उनमें सिगरेट स्मोकिंग का
तनासुब ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से, तो ऑब्वियसली इन लोगों में प्रोपोर्शनेटली स्मोकिंग का रेशियो भी ज़्यादा आया है वर्सेस वो लोग जो 40 घंटे काम कर रहे थे। तीसरा, अल्कोहल इंटेक भी ज़्यादा है इनमें, वो तो ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज में एक इशू है, हमारा भी थोड़ा बहुत तो है। उसके बाद डाइटरी हैबिट्स जो हैं, अब एक बंदा जो 40 घंटे काम कर रहा है उसको पता है कि मुझे आराम से मैं सुबह नाश्ता कर सकता हूँ, मैं शाम को 5 बजे जाके घर खाना खा सकता हूँ, उसको कोई जल्दी नहीं होती। वर्सेस एक बंदा जिसको कोई ब्रेक आवर्स नहीं मिल रहे, वो रैंडमली खाने खा रहा है और रात को लेट नाइट खा रहा है, तो अगेन उसकी वजह से भी उसके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और ये सब आएगा। और आखिरी चीज जो एक्सरसाइज है, एक बंदे की जिसकी प्रॉपर लगी बंदी रूटीन है, जिसने 9 घंटे 8 घंटे काम करना है, उसको वीकेंड भी फारिग मिल रहे हैं, उसको शाम का टाइम भी अपने लिए फारिग मिल रहा है, तो वो जिम भी जा सकता है, सुबह भी जिम जा सकता है और सब कुछ करता है। जबकि एक बंदा जो रात 3 बजे तक काम कर रहा है, हाँ डॉक्टर साहब हम देखते हैं, एक तो आपने कह दिया कि काम के औकात का ज़्यादा होना, फिर दूसरा जो है वो लेट नाइट तक काम करना, एक तो हम इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि पूरा आपका सर्कल ही तब्दील हो जाना, रात के वक्त काम करना और दिन के वक्त सोना, वो कितना ज़्यादा हमारी सेहत पर जो है वो असरअंदाज होता है। हाँ, बहुत अच्छा अगेन क्वेश्चन है इसका, बहुत क्लियर। जो इनफैक्ट मैं जो सेकंड पार्ट पे आ रहा था कि बिहेवियर के अलावा जो हार्मोनल चेंजेस हैं, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप रात को काम कर रहे हैं और सुबह सो रहे हैं, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इसी तरह बनी हुई है कि रात के वक्त हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स नीचे जाने चाहिए और दिन के वक्त वो ऊपर आते हैं, वो नेचुरली उनका लेवल इस तरह होता है। अगर और दिन के वक्त वो नॉर्मली ही ऊपर रहते हैं, तो अगर हम रात को भी काम कर रहे हैं जिस वक्त में स्ट्रेस हार्मोन में नीचे जाना होता है और वो उस वक्त भी ऊपर है, तो आपकी बॉडी 24 आवर इन स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्सपोज है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी बताइएगा, इसी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देख लें तो तकरीबन शायद 72% मर्दों की बात की गई है कि डेटा के मुताबिक उन पे ज़्यादा असरअंदाज हुआ। साथ ही ये भी बताएं कि क्या हम हर जॉब को एक कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, एक माइंड जॉब है, एक फिजिकल जॉब है, क्या इन सबको एक ही जगह पे रखकर हम तोल सकते हैं कि जी इस पे इतने घंटे काम करना चाहिए, इस पे इतने घंटे काम नहीं करना चाहिए? अच्छा देखें, पहली बात तो जो आपका पहला क्वेश्चन है मर्दों पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि इन्होंने जो कॉकरन रिव्यू से भी डेटा काफी उठाया है, वहां पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का मेनली वो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और हमें पता है कि ज्यादातर मर्द अर्ली एज में हार्ट डिजीज से इफेक्ट होते हैं। फीमेल्स के अंदर उनके हार्मोन्स की इस तरह प्रोटेक्शन होती है कि अप टू 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज जब तक उनके पीरियड्स चल रहे हैं तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं, तो इसलिए भी आदमियों में ये तनासुब ज्यादा है। दूसरी बात आपने की किस किस्म के वर्क रिलेटेड है, तो जो फिजिकल वर्क है वो एक्चुअली इतना मसला नहीं है वर्सेस ये जो स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं जो मेंटली आपको खराब करती है। उसकी वजह है कि फिजिकल वर्क अगर आप लेट्स से 10 आवर्स भी कर रहे हैं इन अ डे, तो बाकी के 14 घंटे आपको रेस्ट है, वो एटलीस्ट आप फिजिकली रेस्ट कर रहे हैं। जो स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं वो अगर आप लेट्स से आप भी अगर रात को कभी क्या किसी का इंटरव्यू लें या कुछ भी करें, तो आपके हार्मोन्स फौरन नॉर्मलाइज नहीं हो जाते, कई घंटे लगते हैं आपको स्लीप साइकिल में जाने में और ये वो, तो वो आपको जो स्ट्रेसफुल मेंटली स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं वो आपको ज्यादा इफेक्ट करती है वर्सेस फिजिकली स्ट्रेसफुल जॉब्स। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जैसा कि अब हम बात करते हैं कि नींद का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो हम काम का हमारे पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फिर हम लोग नींद जो है वो भी पूरी नहीं ले पाते हैं। नींद जो है वो पूरी लेना कितना ज़रूरी है, किन आवर्स में लेना ज़रूरी है, और फिर हम ये भी करते हैं कि नैप जिसको कहा जाता है कि डे में एक नैप छोटा सा होना चाहिए, पावर नैप ले लेना चाहिए, उससे भी बंदा फ्रेश हो जाता है, तो वो सेहत पर कितने अच्छे असरात उससे मुरतब होते हैं? अच्छा, बहुत जो कार्डियोवैस्कुलर वाइज, एक तो रात के नैप की आपने पहले बात की है, हमें पता है कि जो हर चीज हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, वो अबाउट 10 to 20% रात को गिर जाता है जाके, क्योंकि जिस्म का बाकी सारे मसल जो है वो रेस्ट में, जब उनको रेस्ट मिलता है तो वो रिकवर करते हैं। हार्ट का मसल एक ऐसा जो 24 घंटे धड़कता है, तो उसका कोई रेस्ट इस तरह नहीं है, सच उसका रेस्ट यही है कि रात के वक्त उसकी स्पीड भी धड़कने की तकरीबन 10 to 20% नीचे चली जाती है और ब्लड प्रेशर भी 10 to 20% नीचे आ जाता है इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। अगर आप रात के वक्त भी काम कर रहे हैं या रात आपने दिन में स्ट्रेसफुल काम किया है या आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब है या रात लेट स्मोकिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो आपका स्लो नहीं होता है, आपका हार्ट रेट रात को भी तेज रहेगा, और अगर इसकी वजह से हार्ट की रिकवरी नहीं है, विच इज अगेन गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू हार्ट डिजीजेज। तो एक तो ये जो आपने दिन के वक्त पावर नैप की बात की है, वो
यूरोपियन साइड कंट्रीज में तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो एशियन कंट्रीज है इनमें बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द वेदर। इतनी सा गर्मी में आपका जो ऊपर बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है वो एक कंपेयर टू वर्किंग इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे तो यहाँ पे तो काम के अलावा आप गर्मी से भी लड़ रहे हैं और ये तो ठीक है डॉक्टर असद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ी अहम रिपोर्ट है WHO की। इसके ऊपर गवर्नमेंट्स को भी सोचना चाहिए कि कितना ओवर टाइम होना चाहिए, लोगों को कितनी देर काम करना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।